हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं उनमें किस तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जहां पर आपने बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट देखे, मेटल एक्सेल डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट या फिर फ्रैक्टल या शॉर्ट की के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो किस तरह से डेवलप होती है, या फिर अगर मैं सिंपली बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन ये आपका 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरह से ये जुड़ा होता है 3D में, यानी कि एक तरह से नेटवर्क सॉलिड है। और नेटवर्क सॉलिड होने की वजह से यहाँ पर इसके जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर भी ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करता है। किस तरह से काम करता है, या फिर अगर हम बात करें कि जो आपके पास एन टाइप या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किस तरह से होते हैं, या फिर और भी बहुत कुछ है जो हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बैंड थ्योरी, या सिंपली हम बोलेंगे यहाँ पर बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करने वाले हैं सॉलिड्स को। ठीक है, तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो जो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड डिवाइड किए जाते हैं वो आपके पास 3 कैटेगरी है। आपको पता है सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर। दूसरा हमारे पास हम बोल सकते हैं इंसुलेटर हो गया, और थर्ड हमारे पास हो गया सेमी कंडक्टर। ठीक, सेमी कंडक्टर हमारे पास, या इसी को हम बोल सकते हैं सेमी मेटल। राइट, अब ये जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह से काम करते हैं हम यहाँ पर बात करेंगे बैंड थ्योरी के बेसिस पे, बैंड थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, वैसे तो सबको ही पता होता है कंडक्टर क्या होता है या इंसुलेटर क्या होता है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनका जो कैरेक्टर है कंडक्शन का यानी कि कंडक्टिविटी का, वो किसके बेसिस पे हम देखेंगे, बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, बैंड थ्योरी के बेसिस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले आपको कंडक्टर तो पता ही है सबको, एक कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास करने दे उसी को क्या होता है कंडक्टर। जितने भी मेटल्स आपके पास होते हैं सभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ठीक, अब यहीं पर बैलेंस जो आपका बैंड थ्योरी है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर हम डिटेल्स में देखेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखो जो आपके पास कंडक्टर होता है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है इसका कंडक्टिविटी 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। जो आपके पास इंसुलेटर है इसका जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर है काफी कम है, यानी कि 10 to the power -20 से 10 to the power -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। और जो हमारे पास सेमी कंडक्टर है इसका जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर है -6 से 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर है वो किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है। और सबसे कम जो ऑर्डर हमें दिख रहा है दैट इज फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। राइट, अब हम बात करें मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर आपके पास हो सकता है। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, जैसे जितने भी वायर्स आपके पास होते हैं, कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर या फिर कुछ भी अदर हो सकता है, वो आपका आएगा मेटेलिक कंडक्टर में। दूसरी तरफ आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपके पास क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में तो कंडक्शन या कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उससे क्या करोगे, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करोगे, मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस मीडियम में आप उसे पुट कर दोगे, तो आपका जो सब्सटेंस होगा वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है। मेटेलिक कंडक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर जो करंट का फ्लो होता है दैट इज द ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपके पास कंडक्टर होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, करंट को फ्लो कर सकते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होते हैं, जो आयंस, फ्री आयंस की वजह से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकते हैं। किसकी वजह से, फ्री आयंस यानी कि मूवमेंट ऑफ द आयंस, और यहां पर आपके पास है मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉलिड स्टेट में, ये आपका क्या होगा, मेटेलिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में कंडक्टर की तरह काम करते हैं। और जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है ये फ्री आयंस होने की वजह से, और इनके पास फ्री आयंस कब होते हैं, जब मोल्टन स्टेट में होते हैं या एक्वस मीडियम में होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा NaCl आपका क्या है, आयनिक सॉलिड स्टेट में होता है, आयनिक सॉलिड। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर ये सॉलिड स्टेट में है
तब तो इसके आयंस फ्री नहीं होते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर आयन फ्री नहीं होते हैं। कब? सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही आप इसे मेल्ट कर दोगे तो इनका सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, या फिर आप NaCl को एक्वस मीडियम में पुट कर दोगे, वाटर में डाल दोगे, तो ये भी आपका डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में, पॉजिटिव नेगेटिव में। तो दैट मीन्स वहां पर फ्री आयंस होंगे, तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेंगे? आयंस मूव कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या होते हैं, जो भी मेटेलिक वायर आपके पास है वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या हो सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास है कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बैंड थ्योरी है हमारे पास, बैंड थ्योरी, ठीक है, बैंड थ्योरी में हम देखें तो जो आपके पास बैंड थ्योरी है सिंपली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर ही इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो अगर हम बात करें आपका जो क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपका जो कॉन्सेप्ट होता है ये आपको बताता है कि अगर आपके पास कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या करेगा? 2 तरह के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक तो आपके पास क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दूसरा आपके पास क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है? जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे होते हैं वो 2 तरह के ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरा आपके पास क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। इनका जो एनर्जी होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की कंपेरिजन में कम होता है और इनका एनर्जी क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग वालों का क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कुछ ऑर्बिटल्स ले जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंट है, बराबर है, तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये आपका हो गया, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी वाले आपके पास क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जिनका एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होगा उससे हम बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, राइट। अब होता क्या है कि जब आपके पास बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि कोई भी मेटल होगा तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, राइट। अब ये जो एटम्स हैं ये काफी पास होते हैं, आपको पता ही है, ठीक। तो इनका जो एनर्जी लेवल है यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक देख लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनमें से एक बॉन्डिंग वाला होगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होगा। मतलब जितने आपके पास जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनमें से जितने बन रहे होंगे उनमें से हाफ बॉन्डिंग में जाएंगे और हाफ एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। सपोज यहाँ पर आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 4 का फॉर्मेशन होगा। उन 4 में से 2 तो आपके पास बॉन्डिंग में चले जाएंगे और 2 आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पहुंच जाएंगे, ठीक। अब क्योंकि जो भी एटम आपके पास होगा या जो भी आपके पास मेटल होगा उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे और बहुत सारे एटम्स में इसी तरह का एनर्जी लेवल हमें देखने को मिलेगा, ठीक। अब क्या होगा कि जब एटम पास है तो इनका जो एनर्जी लेवल है, का क्या करेगा? एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। इनका जो एनर्जी लेवल होगा एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। अगर यहाँ पर एक ही एटम देख रहे हम, उसके 2 ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो ये इस तरह से आएगा। अगर दूसरा एटम यही पर ले लें तो उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा इस तरह से हो सकता है, ये कुछ, ठीक है। फिर अगर हम तीसरा ले लें तो उसका इस तरह से हो सकता है, राइट, इस तरह से हो सकता है। फिर अगर आपके पास और है तो इस तरह से हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है, ये इस तरह से हो सकता है, ठीक। तो मतलब आपके पास क्या हुआ कि यहाँ पर एक एनर्जी बैंड आपको दिख रहा है, कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला आपके पास बॉन्डिंग में आ गया और ये वाला पोर्शन आपका एंटी बॉन्डिंग में आ गया, ठीक। तो मतलब इनके बीच में बहुत कम एनर्जी का गैप आ रहा है। अगर आपके पास एक ही एटम था तो काफी सारा डिफरेंस आपको देखना था वहां पे,
एक तो इधर दिख रहा था और दूसरा इधर दिख रहा था, क्योंकि अब सिंगल एटम तो होगा नहीं। अगर मेटल आपके पास बहुत सारे एटम्स होंगे तो उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं, और ओवरलैप होने की वजह से हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एक जो एनर्जी का जो यहाँ पर गैप हो कंटिन्यूअस पैटर्न में है, मतलब वहां पर गैप बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो इस तरह से यहाँ पर एक बैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बैंड का फॉर्मेशन हुआ तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। ठीक, तो एनर्जी बैंड आपके पास क्या होगा, एक तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म हुआ, कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक, जहां पर आपको बहुत कम एनर्जी गैप दिखेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। ठीक, जैसे आप अगर छोटे छोटे धागे होते हैं आपके पास, छोटे छोटे धागे, वो इस तरह से, अगर आपके पास सिंगल है तो एक ही होगा इस तरह से कुछ लाइन में, अगर आपके पास दूसरा इसके ऊपर अरेंज कर दो तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। फिर आपके पास और धागे अगर आप इसके ऊपर बांध दो तो क्या होगा, उसके ऊपर एक और लेयर बनती जाएगी। अगर सिंगल था तब तो ठीक था, लेकिन अगर आप उसके ऊपर लेयर पे लेयर बनाते जा रहे हो तो कहीं ना कहीं जो आपके पास थ्रेड होंगे, धागे होंगे, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर होंगे, और इस तरह से ओवरलैप करेंगे तो उस किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, बैंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, बैंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब यहाँ पर दो तरह के बैंड हमारे पास होते हैं, और मेनली अगर हम बात करें, जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो कंडक्शन में केवल आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है। तो जो आपके पास आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन, यही क्या करते हैं, सबसे जो दूर होगा या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या करेंगे, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी जो होगी वो किसकी वजह से होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। जो कंडक्टिविटी होगी वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक, यानी कि जो आपके पास इनर ऑर्बिटल होंगे, जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे या अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका कोई लेना देना नहीं होता है कंडक्टिविटी से। राइट, अब हम बात करते हैं यहां पर कि देखिए, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास लिथियम है, ठीक है, और लिथियम के बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए हैं, लिथियम के बहुत सारे एटम्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड है, लिथियम, तो जो भी लिथियम आपके पास होंगे, इनके जो ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इस तरह से कुछ ओवरलैप कर रहे होंगे। राइट, अगर हम सिंपली देखें तो लिथियम आपका क्या होता है, 3, यानी कि 1s2 और 2s1। ठीक है, 2s1। अब यहां पर इसका जो ये वाला 2s1 है, हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, अब यहां पर आगे अगर हम देखें 2p होगा, 2p में क्या होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा, कंडक्शन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। जब हम मेटेलिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम किस चीज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका तो कोई मतलब नहीं होगा कंडक्शन से, लेकिन जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि 2s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। ठीक है, ये हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। अब क्योंकि इसी तरह के लेवल यहां पर होंगे तो बहुत सारे 2s1 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 बहुत सारे होंगे, और ये 2s1 यहां से, क्योंकि अगर आप देखोगे जरा कि अगर हमारे पास एक एटम का ये था कुछ, ठीक है, एक एटम का ये था, अब दूसरा एटम में अगर लूं, एक तो आपके पास हो गया ये वाला हो गया, तो मैं डार्क कर लेता हूं, और दूसरा एटम में अगर यहां पर लूं और कुछ ये बनाऊं इसका बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो आप देख सकते हो यहां पर ये जो आपका दोनों है, ये दोनों, ये तो किसके लिए बना हुआ था, इस वाले एटम के लिए बना हुआ है। ये वाला जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये किसके लिए है, ये आपके पास इसके लिए, मतलब 1 और ये 2। ठीक है, अब इन दोनों का जो आप यहाँ पर बैंड देख रहे हो या लाइन देख रहे हो बॉन्डिंग वाला, वो काफी क्लोज है, ये वाला और ये वाला। हालांकि ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा होगा, बॉन्डिंग वाला होगा, ये वाला जो आपके पास होगा ये एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। तो इन दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, हालांकि अगर आप इंडिविजुअल देख रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था, बहुत सारा गैप आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब हमने 2 एटम देखे, या बहुत सारे एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि मैं ये एक एटम को यहां पर ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। ठीक है, ये ठीक, तो इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ये वाला लाइन है इसके काफी करीब हो जाए, इसके काफी करीब हो जाए, और ये वाला काफी नीचे चला जाए। तो ये तो आपके पास इस एटम का हुआ, और ये कौन सा है, बॉन्डिंग वाला, लोएस्ट एनर्जी लेवल। और ये वाला जो आपके पास है, ये इस एटम का एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इनके बीच में गैप कम हो गया, और जब गैप कम होगा तो आप समझ सकते हो कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो था ये इस एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन इस लेवल से, जिसे हम क्या बोलेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपका हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड आउटर मोस्ट सेल होता है, जो आपका क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। और वैलेंस सेल क्या करेंगे, क्योंकि वैलेंस सेल तो बहुत सारे होंगे, जब आपके पास बहुत सारे एटम्स होंगे तो वैलेंस सेल बहुत सारे होंगे, और वैलेंस सेल आपस में कंबाइन होकर या फिर इस तरह का पैटर्न में आकर क्या बनाएगा, वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करेगा। अब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करेगा तो कहां जा सकता है, आगे जाएगा। ठीक है, तो जो आगे वाला पोर्शन होगा हमारे पास, जो वैकेंट होगा, उस पोर्शन को हम कहेंगे यहां पर कंडक्शन बैंड, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के बैंड हो गए यहाँ पर, एक तो वैलेंस बैंड जहां पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है और वहां से वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच सकता है, तो उसे हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। जहां पर वो जंप कर रहा है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल जो है जहां पर वो जंप कर रहा है, उसे हम बोले कंडक्शन बैंड। ठीक, तो जब भी हम किसी मेटल को या जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक, थोड़ा और समझ लेते हैं इसे। एक और डायग्राम, सिंपलिसिटी के लिए एक और डायग्राम लेते हैं जो आपको बताएगा कि जो मेटल्स होते हैं या जो कंडक्टर होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का। तो देखो, अगर आपके पास सिंपली हम देखें, अगर आपके पास क्या है, मेटल है, ठीक है, मेटल है, अगर मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको मान लूं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और इसको हम मान लें यहां पर कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब आप देखो कि जो आपके पास मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, ये हमारा डायग्राम किसके लिए है, मेटल के लिए। ठीक है, मेटल में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड होगा, ये जो आपका वैलेंस बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड के साथ ओवरलैपिंग में होगा, यानी कि यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो आसानी से यहां जा सकता है, इस लेवल में पहुंच सकता है, क्योंकि ये दोनों लेवल क्या है, एक दूसरे के ओवरलैपिंग में है। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कंडक्शन बैंड को ओवरलैप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इस लेवल से इस लेवल में जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम उसे नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में जो बैंड होंगे, ये वाले बैंड होंगे, जो आपका वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनमें कुछ गैप हमें दिखता है। मतलब अगर यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन है इस वाले बैंड में, कौन से बैंड में, वैलेंस बैंड में, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आसानी से मूव नहीं कर सकता है। ठीक, दैट मीन्स अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को चाहें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करे तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, और इतनी एनर्जी हम आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर सके। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यानी कि वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएगा, और हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की हमने बात की। तो जब सेमीकंडक्टर होता है आपके पास, तो वहां पर जो आपका वैलेंस बैंड होगा और कंडक्शन बैंड होगा, वहां पर इनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप होता है। ये जो गैप है काफी कम है, स्मॉल एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। ठीक है, स्मॉल एनर्जी गैप, जिसे हम फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं। ये जो गैप है दोनों के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन हम इसे कह सकते हैं। फॉरबिडन जोन यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन का मतलब रोकना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से ये रोक रहा है, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया फॉरबिडन जोन। हालांकि यहाँ पर जो फॉरबिडन जोन है वो बहुत कम है। फॉरबिडन जोन अगर हम मेटल की बात करें तो बहुत कम गैप आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत कम गैप आपको दिखेगा। राइट, अब जो आपके पास लास्ट वाला है, यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, इंसुलेटर की। ठीक है, इंसुलेटर में काफी एनर्जी गैप होता है। जो आपके पास वैलेंस बैंड है, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है, यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। ठीक, अब आप समझ सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां भेजना काफी टफ काम होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप।
यानी कि यहाँ पर फॉरबिडन जोन यानी कंडक्शन बैंड और जो आपके पास वैलेंस बैंड है उनके बीच में काफी सारा एनर्जी का गैप है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं बढ़ सकता है, आसानी से नहीं बढ़ सकता है। ठीक, जबकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा एनर्जी देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधा कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच सकता, इसे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हमारी एनर्जी यही खत्म हो जाएगी। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि इंसुलेटर में जो आपका इंसुलेटर है, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करे, तो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना काफी टफ होता है। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी तो वहीं पे खत्म हो जाती है, तो कंडक्टिविटी का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि एनर्जी वही रिक्वायर्ड हुई है, किसी को आप यहाँ तक भेजो, इतनी जबरदस्ती इसी की करनी पड़ी, तो इसको हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो इंसुलेटर या फिर वहां पर इतनी एनर्जी वो गेन कर लेता है, इतना फ्रिक्शन हो जाता है कि पहले ही वो आग करना शुरू कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके पास इंसुलेटर होता है वो कंडक्टिविटी क्यों शो नहीं करता है, क्योंकि वहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत सारा एनर्जी गैप होता है, यानी कि फॉरबिडन जोन काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है कंडक्टिविटी के लिए या इंसुलेटर करने के लिए काम किया जाता है। दूसरी तरफ जो सेमीकंडक्टर है आपके पास, यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से पहुंचा सकते हैं। या तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाकर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो गैप है इस गैप को किसी और एटम से फिलअप करके, किसी और इंप्योरिटीज को यहाँ पर ऐड करके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, एनर्जी गैप है, उसे कम किया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ पहुंच सकता है। तो ये आपका है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी के बेसिस पे आपके पास ये क्लासिफिकेशन था। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर, जैसे कि आपको पता ही है कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी का रेंज होता है, दैट इज लाइज बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। अब हम मेनली यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर किस तरह से काम करता है, कितने टाइप के आपके पास सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक, तो सेमीकंडक्टर मेनली अगर हम देखें तो आपने सुना होगा, वेल नोन नेम है आपके पास सेमीकंडक्टर में आपके पास होता है मेनली कौन से वाले एलिमेंट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सबसे पहले अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन एक तरह से आपका क्या है, नेटवर्क सॉलिड। ठीक, नेटवर्क सॉलिड बोल रहे हो, फिर हम इसे बोल सकते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कौन सा सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। ठीक, तो मैंने आपसे बात की थी पहले कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है फिर भी कंडक्टिविटी शो करता है, तो कैसे करता है, राइट। तो देखिए जरा, अगर हमारे पास सिलिकॉन है इस तरह से, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन का नेटवर्क इस तरह से फैला होता है कुछ 3D में। ठीक है, आगे भी होगा इस तरह से सिलिकॉन ये, ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा सिलिकॉन इस तरह से। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो सिलिकॉन है, नॉर्मली अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में किसी भी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन कंबाइंड है, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए तैयार नहीं है, और हमने देखा कि कहीं पर भी अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री आयंस मूव करने के लिए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी इस तरह का कंडीशन नहीं है, तो कैसे जनरेट किया जा सकता है, टेम्परेचर सप्लाई करके। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो होगा क्या, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसमें, इस नेटवर्क सॉलिड में, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, थर्मल वाइब्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, थर्मल वाइब्रेशन। ठीक, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर एटम वाइब्रेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, रैप्चर होगा, टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, या फिर ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, थर्मल वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो एक साइड से, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, और दूसरी जगह मूव करेगा तो डेफिनेटली आप समझ गए कि वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका तो आपके पास ये है कि जब आपके पास
जब आपके पास सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, इनिशियली आपने देखा कि इनमें चारों जो बॉन्ड है स्ट्रांगली हेल्ड है, लेकिन जब आप टेम्परेचर दोगे तो थर्मल वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, इन एटम पर वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे थे वो डिसोसिएट होंगे, यानी कि वहां पर ब्रेकिंग होगी, और ब्रेकिंग की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो चार्ज का ट्रांसफर आसानी से होगा। तो इस तरह से जो नेटवर्क सॉलिड है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वहां पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज होंगे तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो क्या वहां पर भी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, वहां पर कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास कंडक्टर है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, और जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहां पर आपको पता है कि जो मेटल होता है उसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है कर्नल, जिसे क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक, पॉजिटिव पार्ट कर्नल। वैसे तो इलेक्ट्रॉन क्या था, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव किया, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आराम से मूव कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो यहाँ पर कर्नल वाला पोर्शन है वो भी क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। अब सोचो आप, वैसे तो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कर्नल, ठीक, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज जो आपके पास मेटल का होता है, पॉजिटिव पोर्शन, उसे हम बोलते हैं कर्नल, ये भी वाइब्रेशन करेगा। अब अगर ये वाइब्रेशन कर रहा है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो आगे जा रहा था उसको रोक देगा वो, ठीक है। पहले तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, आराम से जा रहा था, कोई भी वाइब्रेशन जो मेटल का कर्नल था वो नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये वाइब्रेशन करने लग गया तो जो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था इससे टकराएगा, ठीक है। आपका कर्नल क्या कर रहा है, जो कैटायन यहाँ पे आपके पास बन रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, वो भी वाइब्रेशन करना शुरू कर लेता है, और वाइब्रेशन करने की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जा रहा था वो इससे टकराएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है तो इससे टकराएगा, और इससे टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसी जगह पे टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्रिक्शन होगा। दैट मीन्स इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, किसकी वजह से, कर्नल के वाइब्रेशन की वजह से। तो जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी, मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मेटल का तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस, ठीक है। आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। जबकि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन टूटते हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें इस टेम्परेचर या इस एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आप सप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सेपरेट करता है, ठीक है, एटम के अट्रैक्शन से सेपरेट करता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मल वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड थे वो लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे तो ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, लेकिन टेम्परेचर के साथ वहां पर कर्नल भी वाइब्रेशन करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता आसानी से, जिससे आप क्या कह सकते हो कि मेटल में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जबकि जो आपका सेमीकंडक्टर है वहां पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, राइट। तो ये आपके पास हुआ। जबकि अगर आप इंसुलेटर में देखोगे तो वहां पर ज्यादा चेंजेस आपको नहीं दिखेगा, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी बढ़ा रहे हो तब भी आपको कंडक्टिविटी में ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर के टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। मेनली आपके पास सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक तो आपके पास होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा आपके पास होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। इंट्रिंसिक आपके पास जो सेमीकंडक्टर होंगे एक तरह से प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, ये प्योर होते हैं, और ये आपके पास क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं,
प्योर सेमीकंडक्टर एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर आपके पास ये दोनों हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। मेनली मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे आपके पास क्या होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम, मेनली इनका यूज किया जाता है एज सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर आपने देखा कि जब आप हल्का सा टेम्परेचर देते हो सिलिकॉन को तो इसके जो बॉन्ड थे कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड थे, उनमें क्या हो जाता है ब्रेकिंग शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये क्या कर सकता है कंडक्टिविटी शो कर सकता है, राइट। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे कि नाम ही यानी कि इम्प्योर है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्योंकि जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होती है इनकी क्या कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी लो कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी लो है तो इससे तो काम ही चलेगा, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि जिसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो, ठीक है। कंडक्टिविटी अच्छी जिसकी होगी वो ज्यादा यूज किया जाएगा। तो जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को जब हम इम्प्योर मटेरियल यानी कि इम्प्योरिटी डालकर या फॉरेन सब्सटेंस डालकर कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसमें डालकर बढ़ा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने क्या किया, जो आपके पास प्योर थे यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनमें हमने कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाल दिए जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो तब हमारे पास जो कंडक्टर बनेगा सेमीकंडक्टर बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी नॉर्मली जो भी थी इसमें हमने क्या किया सिलिकॉन में या फिर जर्मेनियम में क्या कर दिया इम्प्योरिटी ऐड कर दी, ठीक है। क्या कर दी इम्प्योरिटी ऐड कर दी और इम्प्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या होगा इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। इम्प्योरिटी का मतलब कोई अदर सब्सटेंस, ठीक है। इम्प्योरिटी का मतलब कोई अदर सब्सटेंस जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी और ज्यादा हो जाए, ठीक है। और जब आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे, जब आपने इनमें क्या किया इम्प्योरिटी ऐड की तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलेंगे डोपिंग, ठीक। डोपिंग जैसा आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा डोपिंग, जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं ड्रग ले लेते हैं। और ड्रग क्यों लेते हैं अपनी कैपेसिटी को इनहांस करने के लिए ताकि वो एनर्जेटिक रहे। तो एनर्जेटिक होने के लिए वो क्या करते हैं कुछ ड्रग्स ले लेते हैं। वैसे उनकी जो भी कैपेसिटी है उनकी कुछ ना कुछ वो खेल सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन अपने को एनर्जेटिक बनाने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए वो क्या कर लेते हैं कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, यानी कि कुछ इम्प्योरिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स ले लेंगे और जब वो ड्रग लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग की वजह से जो आपके पास आपके प्लेयर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। वो लगातार खेल सकते हैं, काफी लंबे टाइम तक वो थकते नहीं है। तो इसी तरह से आपके पास क्या है वैसे तो ठीक ठाक है सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या जर्मेनियम कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन जब आप उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे कोई और एटम ऐड कर दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी में 4 चांद लग जाता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो अच्छा काम करेगा, राइट। तो ये आपके पास क्या है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया जा सकता है। एक तो आपके पास होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा आपके पास होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्योंकि अगर हम सिंपली कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल की अगर हम बात करें तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। सपोज करो कि आपका इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर था, जिसका मूवमेंट हुआ यहां से हट जाएगा तो ये कहां पहुंच जाएगा यहां पर, ठीक। यहां पहुंच गया तो ये वाली जगह क्या हो गई खाली हो गई। इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे था यहां पर था, ये मूव किया इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, यहां पहुंच गया तो ये वाली जगह क्या होगी खाली हो गई, ठीक। तो दैट मीन्स जब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है। तो एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है तो पीछे की तरफ हमें कुछ दिख रहा है, वैकेंट स्पेस दिख रहा है, ठीक है। ये जो आपका एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, जहां पर पहले क्या था इलेक्ट्रॉन था, जहां पर पहले क्या था इलेक्ट्रॉन था, और इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर क्या था नेगेटिव चार्ज था, लेकिन इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, रिमूव हो गया। पहले वहां पर क्या था नेगेटिव था। अब अगर वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो माना जाता है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये वाला जो स्पेस होगा, ये जो जगह खाली बच गई उसके बाद वो कैसा माना जाएगा पॉजिटिव माना जाएगा। ये जो आपका खाली जगह है जिसे हम होल बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं होल, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की जगह जो खाली हो गई वो आगे बढ़ा, पीछे की तरफ एक खाली जगह छूटी, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं होल बोलते हैं, ठीक है। और होल का जो नेचर होता है एज्यूम किया जाता है, कैसा माना जाता है पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव माना जाता है, जो होल होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक।
अब अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो यहां पर भी इस तरह की प्रोसेस होती है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, पीछे एक खाली जगह छूटा जिसे हम पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं या होल हम उसे बोल रहे हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होंगे। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होल्स क्रिएट होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स क्रिएट होंगे सेमीकंडक्टर में। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर दो तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी मूव कर रहा है। तो अगर आपके पास एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहां पर चार्ज कैरियर कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन माना जाता है। और अगर आपके पास एक्सचेंज में होल होते हैं यानी कि खाली जगह होती है तो आपका जो चार्ज कैरियर माना जाएगा उसे बोलेंगे होल या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर आप उसे बोल सकते हो। तो यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका जो चार्ज कैरियर होगा, चार्ज कैरियर क्या है यहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन सा होगा, आपका होल होगा। चार्ज कैरियर कौन है, होल। दैट मीन्स यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो दैट मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल्स, या आप यहां पर बोल सकते हो। दूसरी तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। होल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके पास होगा। राइट। ये जो आपके पास हुए दो तरह के, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखें जरा, अगर हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को समझने की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप कब बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मेनली तब बनता है आपके पास, जैसे कि आपने देखा कि जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर होता है कौन सा होता है, ग्रुप 14 का, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब अगर आप इस सेमीकंडक्टर को आप क्या कर दो, ग्रुप 15 से डोप कर दो। मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सिलिकॉन है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, राइट, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ सिलिकॉन इस तरह से अटैच है, इस तरह से अटैच है, ठीक, इस तरह से अटैच है। अभी तो आपके पास क्या है, ये जो आपका सिलिकॉन है ये प्योर है, ठीक है। प्योर क्यों है, क्योंकि पूरी तरह से आपको दिखता है पूरे लैटिस में, पूरे स्ट्रक्चर में जो आपका नेटवर्क है सिलिकॉन का, वहां पर केवल सिलिकॉन के एटम है। लेकिन अगर हम क्या करें, ग्रुप 14 के एलिमेंट डोपेड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, अगर आप इन एलिमेंट्स को यानी कि ग्रुप 14 के एलिमेंट को डोप करते हैं, किसके थ्रू, ग्रुप 15 के एलिमेंट। और ग्रुप 15 के एलिमेंट आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास हो सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, या ये Sb हो सकता है। अब अगर हम किसी एक एलिमेंट को या बहुत सारे एलिमेंट को आप रिप्लेस कर दो ग्रुप 15 से, सपोज हम सिलिकॉन का जो एटम है उसके लैटिस साइड पे कौन सा एटम रख देते हैं, एस, ठीक है, एस, या फिर Sb आप रख सकते हो, आर्सेनिक रख सकते हो, या फिर आपके पास Sb हो सकता है या फॉस्फोरस हो सकता है। अगर आप इस एटम को रख दो तो आपको पता है कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो 5 में से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रहेगा, और यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव कर सकता है, आसानी से इधर उधर भाग सकता है, ठीक है। इसी तरह के और एटम्स भी अगर यहाँ पर होंगे आर्सेनिक के, तो ये भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, यानी कि वहां पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जो इसका 5th इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का, वो आसानी से मूव कर सकता है। तो इस तरह से जब आप क्या करते हो, ग्रुप 14 यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम को ग्रुप 15 के एलिमेंट से डोप करते हो, यानी कि जो आपके पास स्ट्रक्चर है सिलिकॉन की जगह पे आर्सेनिक अटैच कर दिया या फिर कुछ अदर एलिमेंट आपने अटैच कर दिया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास है, जो बॉन्ड नहीं बना रहे, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, और ये अगर बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये क्या कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द
ठीक, ये तो हो गया आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। चार्ज कैरियर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि अगर 14 को, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, अगर उन्हें आप डोप करते हो किससे? ग्रुप 13 से। ग्रुप 14 एलिमेंट्स डोपेड बाई ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक है, अब 13 के एलिमेंट्स अगर आप ड्रॉप करते हो तो 13 के एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं? जैसे, ठीक है, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम होगा, या फिर गैलियम आपके पास हो गया, इंडियम हो गया। ठीक, ये आपके पास हुई। अब अगर हम क्या करें, क्योंकि आपने देखा कि पहले हमारे पास यहाँ पर क्या था? प्योर फॉर्म में था सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की जगह पहले तो हमने क्या किया? ग्रुप 15 का एलिमेंट डोप किया, इलेक्ट्रॉन बचा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इनमें से कोई एक एलिमेंट यहाँ पर डोप कर दें, सपोज हम यहाँ पर गैलियम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस साइड पे सिलिकॉन जहां पर था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया? गैलियम को ऐड कर दिया। और अगर गैलियम को ऐड किया तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा? ये तो बन गया, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन एक साइड यहां पर क्या होगा? खाली होगा। एक साइड यहां पर खाली होगा। ठीक है, एक साइड खाली होने की वजह से मतलब 3 बॉन्ड तो आसानी से बना लेगा ये। ठीक है, फोर्थ बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा, यानी कि इसका जो फोर्थ प्लेस होगा दैट विल बी वैकेंट होगा। और वैकेंट होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यही जगह हम इसी को क्या बोलते हैं? होल। और इसी तरह के अगर बहुत सारे एटम अगर आप इसमें सिलिकॉन में ऐड करोगे, डो करोगे, तो बहुत सारे होल बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे होल्स आपके पास होंगे। दैट मीन्स अब होगा क्या कि ये जो आपके पास होल्स है ये माइग्रेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे, आसपास से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये इस तरह का होल्स बनता जाएगा। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे हुई, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड बना हो या आपका जो होल है इस तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो होल है उसका मूवमेंट होगा, तो जो ये जो कंडक्टर होंगे, ये जो सेमी कंडक्टर होंगे, यहाँ पर चार्ज करियर क्या होगा? होल्स होगा। ठीक है, और चार्ज करियर जो होल्स है उसे हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन हट गया, और इलेक्ट्रॉन हटने की वजह से उस रीजन को, उस होल को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और पी टाइप सेमीकंडक्टर आपके पास होता है, यहाँ पर आपके पास पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, यहाँ पे होल्स एज अ चार्ज कैरियर काम करते हैं, होल्स एज अ चार्ज कैरियर काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हुआ। ठीक, ठीक है, तो ये आपके इसी तरह के और भी कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं। जैसे अभी तक तो आपने देखा क्या? एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके अलावा आपके पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं आपके पास, इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे ग्रुप 12 और 16। अगर इन दोनों के कंपाउंड हम बना दें, ग्रुप 12 और 16, यानी कि जैसे अगर हम ग्रुप 12 से ले लें जिंक और 16 से ले लें सल्फर, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो कंडक्टर बनेगा, सेमीकंडक्टर बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ZnS। ठीक, या फिर अगर मैं इधर से CD ले लूं, कैडमियम ले लूं, और इधर से सल्फर ले लूं, तो आपका क्या बनेगा? CdS बनेगा, यानी कि कैडमियम सल्फाइड बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह के जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये आपके पास कैसे होंगे? आयनिक नेचर के होंगे। ये कैसे होंगे? आयनिक नेचर के होंगे। ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर है जो कैसे कब बन रहे हैं? ग्रुप 12 और 16 का मिक्सअप करके बन रहे हैं, उसे हम बोलते हैं आयनिक नेचर के सॉलिड होंगे, और इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप 12-16 सेमीकंडक्टर। 12-16 कंपाउंड भी हम इन्हें बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 12-16 कंपाउंड्स। ठीक है, तो 12-16 कंपाउंड का मतलब आपने क्या किया? एक तरह से सेमीकंडक्टर बनाया, किसको मिलाकर? ग्रुप 12 के और ग्रुप 16 के एलिमेंट को मिलाकर जो सेमीकंडक्टर बन रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? 12-16 कंपाउंड्स बोलते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है? आयनिक नेचर का होता है। ठीक, अगर आपके पास 13 एंड 15 है, अभी तक तो आप क्या कर रहे थे? 14 था। ठीक है, अगर आपने 14 में 15 के एलिमेंट को डाल दिया तो कौन सा टाइप बना? N। अगर आपने 13 के एलिमेंट को 14 में ऐड कर लिया तो कौन सा बना? P। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं, यानी कि 13 और 15 के बारे में देख रहे हैं। जब आप 13 और 15 के बारे में देखोगे तो यहाँ पर जो भी आपका, जैसे यहां से मैं एल्यूमिनियम ले लूं और यहां से नाइट्रोजन ले लूं, तो ये आपका बनेगा AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेगा इसे हम बोलेंगे 13-15 कंपाउंड।
ठीक है, ये भी सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा और इसका जो नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये वाला जो कंपाउंड होगा इसे हम बोलेंगे कोवेलेंट नेचर का ये होगा। ठीक है, कोवेलेंट नेचर का होगा। ठीक है, अब जरूरी अब इसके अलावा भी आपके पास कुछ मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं जो कंडक्टर की तरह काम करते हैं या फिर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, कंडक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं, इंसुलेटर की तरह भी काम कर सकते हैं।